Hi, welcome. This is Shahabdin Pirzada, English language teacher. In today's session, we are going to talk about very important topic, and that is act voice and passive voice. So, voice is actually that form of the verb which tells whether the action denoted by the subject does something or has something done to it. यानी वो भी सेंटेंस है जिसमें हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर। देखना यह है कि इसमें अगर सब्जेक्ट वाकई डायरेक्टली कोई काम कर रहा है जिसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वो सेंटेंस कहलाता है कि ये एक्ट वॉइस में। लेकिन इसके बरक्स अगर ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है वो सब्जेक्ट बन जाता है और असल जो सब्जेक्ट वो एजेंट बन जाता है और वो एक्शन रिसीव करता है तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। सो इन ऑर्डर टू remove all these confusions about act voice and passive voice, to learn about the basic rules and concepts of act voice and passive voice, we need to dive deep into this topic. And I am sure that if you watch this video carefully up to the end, you will certainly be able to solve all the problems related with act voice and passive voice. That's my promise with you, actually. But the condition is that you have to listen, watch very carefully with concentration till the end of the video. Okay, great. Voice is that form of the verb which tells whether the action denoted by the subject does something or has something done to it. अब देखिए इसमें examine the following sentence. ये sentence मैंने लिखा है, इसको आप गौर से देखें, examine करें, इसको चकास करें। ये Bell invented the telephone. Bell invented the telephone, right? यहां पर बेल सब्जेक्ट है, आप एग्री करेंगे, और ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम हकीकत में एसवीओ कहते हैं, एसवीओ। बिल्कुल ये डायरेक्ट सेंटेंस है, यानी इसमें हु इज डूअर ऑफ एन एक्शन, बेल। विच पोजिशन डज ही ऑक्यूपाई, ही स्टैंड्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. So he's active doer of an action, and sentence said to be in case of act voice. Right? Again, next sentence, how we have changed in passive voice. Look at this one. The telephone was invented by Bell. हकीकत में both the sentences give the same meaning, but there's a little bit difference of words structures, but the meaning is quite same. Okay? Here, one sentence is about bell and the other is about telephone. Look at this one. ये बेल के बारे में सेंटेंस है और ये सेंटेंस किसके बारे में, टेलीफोन के बारे में। ये चेंजिंग जरूर है, इसमें चेंजिंग है, ठीक है। Each sentence begins with the subject. वाकई सही बात है, ये भी सब्जेक्ट है यहां पर और ये भी सब्जेक्ट है, दोनों में सब्जेक्ट। When we say Bell invented the telephone, we are talking about Bell. जब हम ये कहते हैं कि बेल ने टेलीफोन इजाद किया तो हकीकत में वो हम बातचीत कर रहे हैं बेल के बारे में जो कि साइंटिस्ट था, ठीक है। एंड द न्यू इंफॉर्मेशन दैट ही इन्वेंटेड टेलीफोन, और दूसरी इतला मालूमात ये है कि उन्होंने टेलीफोन इजाद की। दो बातें होगी, ठीक है। अब इसमें देखें, व्हेन वी से दैट टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय बेल, तो हकीकत में यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं टेलीफोन के बारे में, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इट वाज इन्वेंटेड बाय बेल, यानी वो बेल से इजाद हुई थी। तो यहां पर बेल जो है ये एजेंट बन गया, एजेंट, ठीक है। क्योंकि और एग्जाम्पल देखें इसमें, बहुत इजी है। टॉम किल्ड अ स्नेक, बहुत इजी, टॉम किल्ड अ स्नेक। यह है सब्जेक्ट यहां पर, ये वर्ब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी अगर हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या होगा, देखिए। पहली बात तो यह कि दी सब्जेक्ट विल बी ट्रांसफर टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल कम टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। दिस इज ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट हकीकत में। और जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वी आर टू आइडेंटिफाई द टेंस
as well as tense is to be used in accordance with the time mentioned in the tense and also in accordance with the subject, number of subject. अब देखें, स्नेक लास्ट में आ रहा है, एक्शन किस पे आ रहा है? स्नेक पे, मीन्स स्नेक रिसीव्स एन एक्शन, सो इट्स ऑब्जेक्ट. और हुज डूअर? टॉम. क्या काम कर रहा है? किलिंग का काम कर रहा है. इसने मारा स्नेक को, शाम को मारा. ठीक है, अब स्नेक यहां पर आ रहा है टॉम की जगह पे, तो यहां पर ये सब्जेक्ट कहलाएगा. लेकिन यहां पर ये एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है. अच्छा, वाज किल. अब ये देखें, ये बात हकीकत में मैंने जो पहले मेंशन किया है कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. वाकई ये फॉर्म ऑफ द वर्ब है. किल्ड है, सर्टेनली पास्ट टेंस. अब इसको हमें चेंज करना होगा टू बी के साथ. ठीक है, सेंटेंस पास्ट है, पास्ट में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? वाज, वर, दो होते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर ये देखें, स्नेक मीन्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक है, क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर में वाज. क्यों वाज इस्तेमाल करें? पास्ट टेंस है. और दैट्स रूल, वी आर टू यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट फॉर्म, past form and past participle. Here necessarily we are to use past participle in case of past voice. That's the rule. Okay. ये रूल नंबर 1 है इसके. Note, the object of the sentence is changed into the subject in past voice. Object of the sentence is changed into subject in past voice. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, किसमें चेंज हो गया? सब्जेक्ट में. और ये कौन सा सेंटेंस है? past voice का. ठीक है. अच्छा, दूसरे नंबर पे, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है, कहां पर चला गया? ऑब्जेक्ट की जगह पे. ठीक है. आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज प्रॉपर फॉर्म ऑफ बी. ठीक है, बी क्या है? बी से सारी चीजें निकली हुई है. मैं तो कहूंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब की मदर है ये, क्योंकि इससे इस भी निकल रहा है. आर बी, वाज बी, वर बी, हैज़ बिन, हैड बिन, विल बी, कुड बी, कैन बी, ये सारी चीज़ें बी से निकलती हैं. ठीक है. अब देखें, आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज प्रॉपर फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट. ये टेंस कौन सा है? मैंने पहले आपको बता दिया, ये पास्ट टेंस है. नंबर ऑफ, अच्छा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये कौन है? ये है सब्जेक्ट. ये प्लूरल है या सिंगुलर है? इसके मुताबिक वर्ब एग्री करेगा हमारा. हेल्पिंग वर्ब है. वाज, किल्ड, पास्ट पार्टिसिपल. और बाय टर्म, यहां पर टर्म हकीकत में एजेंट है. आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्पेशली दोज रूल्स व्हिच कॉज परप्लेक्सिटीज एंड कंफ्यूजन. We can practice them and you can see the various examples mentioned on board, and I think that if you watch this video completely, you will be able to identify the sentence as well as be able to transfer the sentence from active voice into passive voice very easily without feeling any sort of difficulty or trouble at all. So please watch this video very carefully till the end. Just like another example was, I trained a dog. Subject, verb, object. Right? बहुत easy example. Subject, verb, object. यानी SVO. Object comes to the place of subject. A dog. Dog जैसे कि सिंगल है और हैवी पास्ट टेंस की बात. ठीक है, तो वाज इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल ट्रेन का, ट्रेंड वैसे ही सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है. पास्ट पार्टिसिपल में बाय मी. दूसरा एग्जाम्पल, वी वॉच 3 फिल्म्स. वी वॉच्ड 3 फिल्म्स. ओके, कैसे होगा? 3 फिल्म्स वर वॉच्ड बाय अस. ठीक है, ये प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और यहां पर ये कैसे है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है. अच्छा, मैंने वर क्यों लगाया यहां पर? क्योंकि
number of films, not only one film. It means we watch 3 films, more than one. So that's plural number of films. And in case of plural subject, we are to use the verb in agreement with the subject, right? And that must also be plural. It means this is here 3 films comes at the place of subject. This is subject, it's also subject, but passive subject. Were watched by us. This is agent. Okay. Next is note the following tenses cannot be changed into passive voice. ये tenses आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें कि इनकी कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होगी. कभी भी कोशिश मत करना, क्योंकि रोल ही नहीं है इनको चेंज करने के लिए. कौन कौन से टेंसेस हैं ये देखें. एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट. दे हैव बीन पेंटिंग पिक्चर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस नहीं होगी. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, he had been catching birds, he had been watching films, पैसिव वॉइस नहीं होगी. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, he will be watching films. Okay. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, he will have been watching films, पैसिव वॉइस नहीं होगी, राइट. अब a sentence is said to be in act voice when the subject of the sentence performs an action. ये तो बात मैंने पहले भी बता दी, अभी इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं. अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस है क्या, क्या कहेंगे? A sentence is said to be in act voice when the subject of the sentence performs an action. When the subject of the sentence performs an action, right? The boy flies a kite. Who is subject? Boy. Who is performer of action? Boy. Right? It means the function of flying is done by the boy. He is performer of an action. And the sentence is said to be in act voice. Okay? Whereas, in case of passive voice, subject no longer performs the action, but it receives the action. यानी passive voice की हालत में जो subject है, असल जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस वाला, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है. काम तो नहीं करता, लेकिन उस पर काम का असर होता है, इम्पैक्ट होता है, और वो एक्शन को रिसीव करता है बजाय काम करने के. तो उसको हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस की हालत में है. ठीक है. वी ऑफ्टन यूज एक्टिव वॉइस. अब ये बात आ रही है कि आखिरकार हम एक्टिव वॉइस कब यूज करते हैं और पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं. ठीक है, इसमें भी हम डिटेल में जाएंगे. We often use active voice when we want to highlight the subject that performs the action. जब हम किसी परफॉर्मर ऑफ एक्शन, किसी सब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ज़्यादा उसको अहमियत देना चाहते हैं, नुमायान करना चाहते हैं उसको, ठीक है, तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर आपको अगर प्राइज़ मिले, क्या कहेंगे आप? ओह, आई वन द प्राइज़. आप ये नहीं कहेंगे कि अ प्राइज वाज वन बाय मी, कभी नहीं कहेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पर ये सीधी बिल्कुल इसमें डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं आप. ठीक है, तो इसमें एम्फेटिकली आप ये कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की एक्टिविटी और सब्जेक्ट को एक्टिव रखने के लिए हम उसको पहले शुरू में डिस्क्राइब करते हैं, आई वन द प्राइज. ठीक है, और सब्जेक्ट को नुमायान करने के लिए किसने प्राइज वन किया? मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूँ? अपने आप को. ही वन द प्राइज. अगर मैं कहूँ प्राइज वाज वन बाय हिम, ठीक है, ये भी ठीक है, मकसद तो आ रहा है, लेकिन एम्फेटिक नहीं है. अगर मैं कहूँ असलम वन द प्राइज, बिल्कुल नुमायान है, किसने वो प्राइज किसको मिला? असलम को मिला है. तो उसको नुमायान पोजीशन दिखाने के लिए हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड द सर्वे रिपोर्ट एंड सेंट इट टू द इंजीनियर. यानी जो पार्टिसिपेंट हैं, काम करने वाले, उन्होंने सर्वे रिपोर्ट पूरी कर दी और इंजीनियर के पास भेज दी. ठीक है. इन अवर सेंटेंस द परफॉर्मर कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, कम्स बिफोर द एक्शन ऑफ इटसेल्फ. परफॉर्मर कौन सा है? पार्टिसिपेंट्स.
इन्होंने कौन सा काम किया है, रिपोर्ट को कंप्लीट किया है। तो देखें यहां पर सबसे पहले आ रहे हैं, एक्शन से पहले ही वो परफॉर्मर्स आ रहे हैं, काम करने वाले यानी डूअर ऑफ एक्शन, वो पहले एक्शन से पहले आ रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि असलम वन द प्राइज, सारा वन द प्राइज, सारा ने कौन सा काम किया, वन द प्राइज, वन क्या है, एक्शन है, इससे भी पहले सारा का नाम आ रहा है, ठीक है। In above sentence, the performer comes before the active itself. Passive voice emphasizes the receiver of an action and the subject of the sentence receives the action. दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। Passive voice emphasizes the receiver of an action and the subject of the sentence receives the action. यानी passive voice में क्या होता है, वो किसको जोर दे रहा है, passive voice में रिसीवर को। Passive voice emphasizes the receiver of an action एंड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस रिसीव्स एक्शन। असल जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, द रोड वॉज रिपेयर्ड, हम यही कहेंगे भाई रास्ते की मरम्मत हो चुकी है या रास्ता बन चुका है। द रोड हैज़ बिन बिल्ट, रोड वॉज बिल्ट या रोड विल बी बिल्ट। अब इसमें क्या जाने की जरूरत पड़ी कि कौन बनाएगा इसको, इसको छोड़ दें, हमें एक्शन से काम है, इससे काम नहीं है कि किसने बनाया, ठीक है। तो वहां पर हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। द स्ट्रीट्स आर क्लीन, गलियों को साफ किया जाता है। अगर मैं लिख दूं कि स्ट्रीट्स आर क्लीन एवरी डे, वेल एंड गुड। अगर ये मैं लिखूं कि द स्वीपर्स क्लीन द स्ट्रीट्स एवरी डे, फिर भी ठीक है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी है स्वीपर को बयान करने की, वो तो अंडरस्टूड है कि कौन सा काम किससे होता है। अच्छा, डिलीशियस फूड इज सर्व एट द रेस्टोरेंट, सपोज चाइनीज रेस्टोरेंट है, ठीक है। मैं कहता हूं कि डिलीशियस फूड सर्व्ड एट चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट में, होटल में लजीज खाना मिलता है, तो कौन देता है, वहां पर लोग होंगे, तो उनको डिस्क्राइब करने की यहां पर क्या जरूरत है, इसलिए हम बेस्ट वॉइस इस्तेमाल करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्चुअली वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, सम वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव and others are called intransitive verbs. Now transitive verbs are those verbs whose action requires an object for the completion of meaning. आप समझ गए, यानी ये उस किस्म का वर्ब है जिसको लाजमी ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, किस चीज़ के लिए, मुकम्मल मीनिंग के लिए, वरना वो मज़ा नहीं करेगा, मीनिंग कन्वे नहीं कर सकेगा। वी कॉल इट ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मिसाल की तौर पे I ate lunch, he caught a bird. I ate lunch, he caught a bird. If we remove lunch from the sentence I ate, it does not show complete meaning. What I ate? I don't know. I ate lunch, अब मीनिंग कंप्लीट है। तो यहां पर ate क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और he caught a bird, किसको पकड़ा, बर्ड को, परिंदे को पकड़ा, तो यहां पर काट क्या हो गया, किस किस्म का वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मीन्स सच वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर मीनिंग, दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके। दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द मीनिंग कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस। वही बात है, ठीक है। देखें, द बॉय किक्ड द बॉल, अगर मैं कहूं या यहां पर ये सब्जेक्ट है, डेफिनेटली द सब्जेक्ट, किक्ड क्या है, वर्ब है, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सर्टेनली। अगर कि मैं कहूं द बॉय किक्ड नथिंग एल्स, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस अनलेस वी ऐड another word that's object, because the action of the verb doesn't stop here but it passes from subject to something else in the sentence that's the object, and we call such verb as transitive verb, ठीक है। क्या होगी, द बॉय किक द बॉल, आप देखें पैसिव वॉइस क्या होगी, किक द बॉल, अ बॉल सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर है, वाज पास्ट पार्टिसिपल किक्ड का, किक्ड बाय द बॉय, ये हो गई पैसिव वॉइस, ठीक है।
अच्छा, द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, फार्मर ग्रो करता है यानी उगाता है, फसलें उगाता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, ठीक है। अगर मैं खाली ये कहूँ कि फार्मर ग्रोज और आगे कुछ भी ना बोलूँ, पता नहीं क्या ग्रो करता है, यानी इसको लाजमी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव, और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, पैसिव कैसे होगी, देखिए, क्रॉप्स पहले आएगा, प्लूरल है, और टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट है। क्रॉप्स उसके कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, प्लूरल में, आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ग्रो, ग्रोन, बाय द फार्मर, बाय द फार्मर, ठीक है। अब द वर्ब इंट्रांजिटिव पैसिव वॉइस हैज ऑलवेज हैज, हमेशा जो हम पैसिव वॉइस करते हैं वो जाहिर है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, लेकिन उनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम थिंग, दे हेल्प द मेन वर्ब, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, आर बिन, इसी तरह हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, राइट। Whereas intransitive verbs have no receiver of an action। अब दूसरी बात हो रही है, ये बात खत्म होगी ट्रांजिटिव वर्ब्स की, अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं ही लिव्स एट कराची और ही लिव्स इन कराची, ऑब्जेक्ट कौन सा है यहां पर, कोई भी नहीं है। द बॉय स्टडीज एट स्कूल, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी नहीं है। ही रन्स वेरी फास्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी नहीं है, नहीं है यहाँ पर। द बेबी वॉज क्राइंग, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए और किसी कंप्लीमेंट की जरूरत नहीं, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, और इनकी पैसिव वॉइस नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है पैसिव वॉइस, ओके। देखिए, द बॉय इज हैप्पी, वर्ब कौन सा है यहां पर, इज हैप्पी, ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। द बॉय इज जैक, ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, किसको नेम कर रहा है, बॉय को। अच्छा, और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी सेंटेंस मैंने लिखे, आप गौर से एग्जामिन करें, वॉच करें सेंटेंस को, ये किस तरह होते हैं। द बेल रैंग सडनली, बेल रैंग सडनली, और द बेल वॉज रिंगिंग, ये भी तो बिल्कुल सही है, या बेल इज रिंगिंग, सही है। व्हाट टाइम डज द बेल रिंग, बिल्कुल सही है। अच्छा, बेल रैंग सडनली, यहां पर रैंग पास्ट टेंस में वर्ब है, ओ को किस वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। द बॉम्ब वेंट ऑफ विथ फ्राइटनिंग साउंड, या फ्राइटनिंग नॉइज या साउंड, ठीक है। द बॉम्ब वेंट ऑफ मीन्स एक्सप्लोडेड, बॉम्ब एक्सप्लोडेड विथ फ्राइटनिंग साउंड, एक्सप्लोडेड या वेंट ऑफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। द सनराइज इज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से, ईस्ट से निकलता है, ठीक है। तो ये राइज किस किस्म का ये वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। दे वर लाफिंग लाउडली, लाफिंग हंसना, ठीक है, लाउडली हंसना, जोर से हंसना,
ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो लाफिंग किस किस्म का वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई है ना ये वर्ब, किस किस्म का है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब देखिए इसमें द मोस्ट कॉमन रीजन टू यूज पैसिव वॉइस। अगर ये कोई आपसे सवाल पूछे, भाई आप भला जब हमें एक्टिव वॉइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी गुड इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड जो कंपोजिशन होती है, गुड राइटिंग है, उसमें तकरीबन 80% या 85% तक एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। बाकी जो है 15% या 10% पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि हम किस सूरत में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देखिए, व्हेन द एक्टर इज अननोन, जब काम करने वाले का पता ना हो, तो उस सूरत में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। माई वॉच वॉज स्टोलन, मुझे तो पता नहीं किसने चुराई है। ठीक है। हिज कार वॉज बैडली डैमेज्ड, किसने नुकसान पहुंचाया? कोई पता नहीं है। ठीक है, राइट। हिज फोन वॉज स्नैच्ड, मुझे पता नहीं किसने स्नैच किया। तो जब एक्टर परफॉर्मर का पता कोई भी नहीं होता है, तो हम पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें एक्शन तो डिस्क्राइब करना ही करना है। हुआ क्या है? एक्शन है, उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बजाय डूअर से। कंपेयर करेंगे तो डूअर को कम इंपॉर्टेंस और एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? पैसिव वॉइस का। माई वीज़ा वॉज प्रोसेस्ड, यानी मेरा जो वीज़ा था उसका प्रोसेसिंग हो चुका है, हो गया। ठीक है। किसने प्रोसेस किया है? जानने की ज़रूरत क्या है? तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम? पैसिव वॉइस। ठीक है। हिज शूज़ वर पॉलिश्ड, जूते पॉलिश हो गए, उसके जूते पॉलिश हो गए। तो जानने की ज़रूरत है किसने पॉलिश की है? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो हम सिर्फ एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और काम करने वाले को लेस इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। द कार वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान, ये गाड़ी जापान से इंपोर्ट की गई है। ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि किसने इंपोर्ट की है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर। वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द रीजंस फॉर विच मोस्टली द पीपल चूज passive structures is that especially it happens in politics or in government or in law department, that most of the politicians, they want to avoid the name the persons who make mistakes, and they make the use of passive structures. They can say yes, mistakes have been made or mistakes were made, because they don't want to specify the persons involved committing mistakes. That's why the politicians say mistakes were made, they admitted. So this is also the best use of passive structure. Actually, once a TV reporter asked Mr. Obama, American president, about the abuses by the Central Intelligence Agency. You know what was his reply? He replied that if a fair-minded person looks at the situation, he would certainly say that terrible mistakes have been made. But he did not specify any person in that context. So they make the use of passive structures. This is the best way of avoiding to name any person who is involved in committing any type of activity. Right. Next thing, special passive structures. Look at this. इनको हम कहते हैं कि ये स्पेशल पैसिव स्ट्रक्चर है। स्पेशल भला क्यों है ये पैसिव स्ट्रक्चर? ये वो इस वजह से कि इनमें ऐसे वर्ब्स की इस्तेमाल है, ऐसे वर्ब्स इस्तेमाल हो चुके हैं जिनको अगर हम कहें कि वो उनको ड्यूअल ऑब्जेक्ट वो ले सकते हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। लुक एट द एग्जांपल्स। टॉम गेव सम फ्लावर्स टू हिज वाइफ। ठीक है। टॉम सब्जेक्ट है, यू विल एग्री। गेव क्या है? वर्ब है। सम फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगेन देखें यहां पर ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। ये समझने की बात है। आई नीड यू टू कंसंट्रेट स्पेसिफिकली ऑन दिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. Most confusing point, especially the students are at a loss to know the difference between
that which is direct object here and which is indirect object. I'm talking about that in case of passive structures. So we need to concentrate very carefully and look at the examples. Tom gave some flowers to his wife. अब देखें इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ड्यूअल ऑब्जेक्ट है. कौन सा? एक तो ऑब्जेक्ट ये फ्लावर्स है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? टॉम्स वाइफ. अब इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा थिंग्स का, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और जिसको वो चीज दी गई वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसको समझने की कोशिश करें. इज इट ओके ना? ठीक है. अब देखें, टॉम गेव हिज वाइफ सम फ्लावर्स. सही है. यहां पर क्या लिखा हुआ है? टॉम गेव सम फ्लावर्स टू हिज वाइफ. यानी एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है? स्ट्रक्चर चेंज है. टॉम गेव हिज वाइफ सम फ्लावर्स, वो भी बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये देखें, दोनों ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं. ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है. टॉम गेव हिज वाइफ सम फ्लावर्स, लेकिन अभी तक ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अच्छा, द वर्ब गिव हैज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. वो बता रहा है कि जो गिव वाला जो वर्ब है टू स्ट्रक्चर्स हैं. सम फ्लावर्स वर गिवन टू टॉम्स वाइफ. अगर मैं कहूं कि सम फ्लावर्स वर गिवन टू टॉम्स वाइफ, तो यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज अबाउट फ्लावर्स एंड टेल्स हु रिसीव द फ्लावर्स. कौन से सेंटेंस में? ये वाला सेंटेंस, ये. ठीक है. सम फ्लावर्स वर गिवन टू टॉम्स वाइफ, दिस इज अबाउट फ्लावर्स एंड टेल्स हु रिसीव द फ्लावर्स. अगर मैं इसको ये कहूं कि टॉम्स वाइफ वाज गिवन सम फ्लावर्स, इस तरह मैं इसको सेंटेंस को लिखूं, ठीक है, ट्रांसफर करके, तो ये होगा दिस इज अबाउट टॉम्स वाइफ इन टेल्स अस व्हाट शी रिसीव्ड. बाकी ये टॉम की वाइफ के बारे में, और ये बता रहा है कि हमें पता चलता है कि उसको क्या मिला. ठीक है. और हु रिसीव्ड, किसने लिए, ये इनमें फर्क होता है. ठीक है. इट इज क्वाइट नॉर्मल इन इंग्लिश. ये रूल है या नोट समझ लें. इट इज क्वाइट नॉर्मल इन इंग्लिश फॉर अ पर्सन टू बी सब्जेक्ट इन पैसिव स्ट्रक्चर. अब बात यह है कि अक्सर हम शुरू से कहते आए हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है इन केस ऑफ पैसिव. लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि हकीकत में वो सब्जेक्ट, यानी इवन पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शुरू में आता है. हो गई नहीं बात? अब इसको देखें. हेनरी वॉज सेंट सम टिकट्स फॉर कंसर्ट. कोई शो है, म्यूजिकल कंसर्ट हो, ठीक है ना, उसको उसके लिए क्या हुआ? तो हेनरी को कुछ टिकट्स भेजी गई. तो हेनरी ने क्या किया? हेनरी वॉज सेंट. हेनरी किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे. हेनरी वॉज सेंट सम टिकट्स फॉर द कंसर्ट. वाकई मिली भी हेनरी को, क्या मिला? टिकट्स. किसके लिए? कंसर्ट के लिए. किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है. सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस. ठीक है. टॉम हैज बीन गिवन प्राइज फॉर हिज एसेस. टॉम हैज बीन गिवन प्राइज फॉर हिज एसेस, यानी जो ऐसे टॉम ने तैयार किए, लिखे हैं, उनके लिए टॉम को क्या मिला है? प्राइज मिला है. अब देखें, हेनरी वॉज सेंट सम टिकट्स फॉर कंसर्ट. अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें कि सम टिकट्स वॉज सेंट टू हेनरी फॉर कंसर्ट, फिर भी ठीक है. अब ये देखें, टॉम हैज बीन गिवन प्राइज फॉर हिज एसेस. ठीक है. टॉम हैज बीन गिवन प्राइज फॉर हिज एसेस. प्राइज हैज बीन गिवन टू टॉम फॉर हिज एसेस, ये भी हो सकता है. Previously, I was talking about those verbs that are called to be learned in a special structure, especially in case of passive voice. So, mostly those verbs that are used in those special structures, they are described here. We can learn something about them. In such situations, we can use the following verbs: allow, award, give, grant, hand, lend, offer, pay, promise, sell, send, show, teach, etc. अब किसी भी दो का एग्जाम्पल मैं आपको मजीद दे रहा हूँ. सो आई टू कंसोलिडेट दिस एग्जाम्पल
to make you able that you are going to grasp the entire example. These verbs are said to be special verbs. They need special structures. In case of past voice, अगर मैं कहूँ the principal allowed me the permission, yeah, allowed me to go to school. I was allowed to go to school by the principal. It was allowed to me to go to school. I can say that. Award. He was awarded a prize. He was awarded a prize. A prize was awarded to him, or the principal awarded him a prize. So many ways of saying the same sentence in different ways. But especially in case of past voice, we can have the two ways of saying this one. It means he was awarded a prize, or a prize was awarded to him. Okay, give, grant, hand, lend. He lent me some money. I was lent some money by him. I did not lend him money. He was not lent money by me. I don't want to lend him money. Right? Many ways of saying the same sentence, different ways. Offer, pay, promise, sell. I sold him a car. He was sold a car by me. Right? Or a car was sold to him by me. Same thing. अब ये मोस्टली जो मैंने टेबल बनाई है, ये देखें, आपको बड़ा चार्ट नज़र आता होगा. मेहनत की है बड़ी आपके लिए. Suitable tense of words to be followed by the past participle in case of past voice. अब देखें, इसमें देखें, ये टेंस के मुताबिक है. यहाँ पर टेंस आ रहा है. एक्ट वॉइस में इनकी ऐसी हालत होगी और पैस वॉइस में इनकी ये हालत होगी. ठीक है. अब देखें, सिंपल प्रेजेंट है. यस, हम कोई भी वर्ब चूज कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हम टेक को चूज करें. ये तो मैंने मिसाल दी है. ठीक है, ठीक है. कोई भी हो सकता है. ईट का हो सकता है, रीप का हो सकता है, पेंट का हो सकता है, बै का हो सकता है, सेल का हो सकता है. ठीक है. टेक, टेक्स यानी प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब इस हालत में हो सकता है. और इसकी पैस वॉइस कैसे होगी? एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन. यानी क्या मजीद आ गया? इज भी आ गई, आर भी आ गई, एम भी आ गई इन केस ऑफ पैस वॉइस. अब ये देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम टेकिंग, आर टेकिंग, इज टेकिंग, एम बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन. ये स्ट्रक्चर होगी, ये वाली होगी. ठीक है. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ? हैज टेकन, हैव टेकन. ठीक है. ही हैज टेकन माई पेन, ही हैज टेकन माई photographs, just like that. Has taken, have taken, has been taken, have been taken in case of present perfect tense. And simple past, took, was taken, were taken. ठीक है. ये इसका हेल्पिंग वर्ब है पास्ट में, ऑक्सिलरी वर्ब. और ये प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है. यहां पर देखें, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज टेकिंग, वर टेकिंग. ठीक है. वाज टेकिंग, वर टेकिंग, वाज बीइंग टेकिंग, वर बीइंग टेकिंग. ठीक है. ये है पास्ट परफेक्ट. हैड टेकिन, हैड बीन टेकिन. इसका तो एक ही है, चाहे सब्जेक्ट कौन सा भी हो. ठीक है. और नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर वो वेरी करता है, फिर भी हम वो उसी को यानी पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हैड. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन लेटर्स. लेकिन पास्ट परफेक्ट में होगा, ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन लेटर, दे हैड रिटन लेटर्स. यानी हैड वही होगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. इसका ये फ़ायदा है. अब इसमें देखें, यह सिंपल फ्यूचर है. विल टेक, शैल टेक, विल बी टेकन, शैल बी टेकन. और ये मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, कुड, etc. ठीक है. इट कैन टेक, मस्ट टेक, शुड टेक, वुड टेक, आट टेक, मॉडल वर्ब्स हैं. ठीक है. कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन, शुड बी टेकन, आट टू बी टेकन. This is the last part of the video, and in this part I am going to actually assess your abilities, evaluate your performance to see how far you are able to change the sentences into required form of past voice. Can you identify them? What are the things you have to look for them to know that the sentence stands in the form of active voice? And what are those signs on the basis of which you can say that the sentence stands in the form of past voice? Certainly, these are the sentences. You have to identify them. They are not mixed here. Actually, all of them are in active voice, but we are to convert them into passive voice.
right? Okay, be with me. The cat caught a mouse. Identify the tense. Simple past tense, right? Subject, verb, object. क्या होगा? A mouse, सिंगल में was caught, past participle, by the cat, right? Next one, Columbus discovered America. Columbus discovered America. Subject, verb, object. बिल्कुल easy. past tense में क्या होगा? अमेरिका सिंगल में was, past participle discovered by Columbus. Sentence number 3. The teacher praised him. The teacher praised him. Actually, him is pronoun, objective case, right? If I say that teacher praised him, he was praised by the teacher. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में लाना होगा. उसके बाद ये सिंगल में थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या इस्तेमाल करेंगे? वास, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. द बॉय किक्ड द बॉल. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. द बॉय किक्ड द बॉल, सिंपल पास्ट टेंस. अ बॉल सिंगल में वास, पास्ट पार्टिसिपल, किक्ड बाय द बॉय. मिस्टर टॉम टीचेज अस इंग्लिश. मिस्टर टॉम टीचेज अस इंग्लिश. अब इसमें देखें, वो वाली बात हो गई. इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आ गए. टीचेज अस इंग्लिश, एक तो ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है. अब हमारी मर्जी है, जो भी ऑब्जेक्ट हम पहले रखें वो रख सकते हैं, लेकिन पहले यहां पर ऑब्जेक्ट लाना होगा. सब्जेक्ट तो असल ये है मिस्टर टॉम, इसको छोड़ें. यहाँ पैसे में चेंज करने के लिए या तो इसको पहले रखें या इसको पहले. समझ लो कि हम इसको पहले रख रहे हैं. किसको? अस को. दूसरी इसकी शेप होगी, ठीक है. वी सिंपल प्रेजेंट है. वी आर टॉट क्या? इंग्लिश बाय मिस्टर टॉम. नेक्स्ट, हेनरी पेंटेड द हाउस. हेनरी पेंटेड द हाउस. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द हाउस. ठीक है. और सिंगल में वर्ब, पास्ट में टू बी वर्ब वाज, पास्ट पार्टिसिपल पेंटेड बाय हेनरी. नेक्स्ट, द कैंगरू कैरीज हर बेबी इनटू इट्स पाउच. Kangaroo, that's animal, mostly living in Australia, plant-eating animal, and it has got a pouch. In that pouch, it mostly carries its baby. The kangaroo carries her baby into its pouch. क्या रखेंगे? Kangaroo carries verb, ये ऑब्जेक्ट है. ये तो कंप्लीमेंट होगी सारी. into its pouch. ठीक है. तो अगर हम कहें कि प्रेपोजिशनल कंप्लीमेंट फिर भी सही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज फिर भी सही है. ठीक है. ये देखें, द कैंगरू कैरीज हर बेबी इनटू इट्स पाउच. ठीक है. बेबी इज कैरिड बाय द कैंगरू. कैरिड इन भी कर सकते हैं यहां पर. कैरिड इनटू a pouch by the kangaroo. Baby is carried into pouch by the kangaroo. या baby is carried by the kangaroo into its pouch. बात एक ही है. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. The director gave his subordinate some instructions. कोई छोटा मुलाजिम, इसको डायरेक्टर साहब ने हिदायत दी है. some instructions. ठीक है पास्ट का. डायरेक्टर सब्जेक्ट है. वर्ब,
ये सारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें अगेन ड्यूअल ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, तो पहले कौन सा रखें, हमारी मर्जी है वो। चलो इसको लेते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द सबऑर्डिनेट बाय द डायरेक्टर। ठीक है, सम इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द subordinate by the director। ठीक है, some instructions were given to the subordinate by the director। ठीक है, or the subordinate was given some instructions by the director, ये भी है। आगे चलते हैं। Have you changed the flat tire? Have you changed the flat tire? ठीक है, इसमें थोड़ा है क्वेश्चन है, इंट्रोगेशन फॉर्म में। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैज हैव डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, राइट। टायर एक है, दो नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे? हैज द टायर बिन चेंज्ड बाय यू। ठीक है, सारा क्लीन्स हर हाउस एवरी डे। अगर हम लिखें द हाउस इज क्लीन्ड बाय सारा एवरी डे, ठीक है, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको हम सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं या शुरू में भी कर सकते हैं, ये एडवर्ब है। Okay, so this was all about how to change the sentence from act to voice and passive voice. Very interesting topic, especially that's my favorite topic, and I know the many tricks to be used in changing our sentence from act to voice and passive voice, and definitely I've tried my level best to show all those techniques and ways of converting sentence from act to voice into passive voice. You must have learned with the heart, and if you actually go through the video and watch it carefully, certainly you will not miss any point that can help you in changing sentence from act to voice and passive voice. Thank you for watching it. See you soon in the next video.